गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुप्रभात। आज हम मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन में सबका स्वागत है। सुप्रभात। आज हम कक्षा 5वीं से हिंदी विषय लेकर आए आपके लिए। मेरा नाम कमलेश कटरे, कामगार नगर म्युनिसिपल स्कूल एलवार्ड कुर्ला से हूँ मैं। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे बच्चों। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्क्रीन के माध्यम से हम एक लेसन को पढ़ेंगे। ओके, तो आपका ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। मैंने अपना परिचय दिया। आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपने अभी सुबह की क्लास में पत्र के बारे में पढ़ा। आज भी हम ऐसे ही एक पत्र पढ़ने वाले हैं। आज हमारे पाठ का नाम है दिलों को जोड़ना जरूरी। यहाँ भी एक पत्र है जिसमें आज के मराठी भाषांतर मराठी का पत्र है। ये पत्र मूल पत्र लिखा गया है सानी गुरुजी द्वारा और इनका अनुवाद हुआ है प्रकाश बोकिल, इनके द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया है। एक्चुअली वास्तव में पत्र मराठी में लिखा गया है सानी गुरुजी के द्वारा। इसका भाषांतर हुआ है, अनुवाद हुआ है प्रकाश बोकिल इनके द्वारा। तो हम शुरुआत करते हैं आज का लेसन यहाँ से। दिलों को जोड़ना जरूरी है। पत्र है प्रिय सुमति। सस्ने आशीष, तुम्हारा पत्र मिला। प्रथम सत्रांत परीक्षा में तुम प्रथम रही, यह पढ़कर बहुत खुशी हुई। सुमति, लेकिन मुझे यह बताओ कि आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है ना? हमारा शरीर निरोगी होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, पढ़ाई तो करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाकी बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। लोकमान्य तिलक जी ने एक बार कहा था, केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। तो ये पत्र है बच्चों, और भी आगे पत्र है जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सानी गुरुजी द्वारा लिखी गई है। प्रिय सुमति के नाम से पत्र लिखा गया है। उनको सहस्ने आशीष दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। सहस्ने मतलब प्यार पूर्वक आशीष दे रहे हैं उनको कि आपका पत्र मिला। देखो, पत्र आपने पढ़े, आज मराठी में भी पत्र पढ़े हो, आज भी हिंदी विषय में भी हमारा पत्र का ही लेसन है। तो पत्र में कैसे लिखा जाता था, यहाँ दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम दिया है, किसको लिख रहे हैं। तो सहस्ने आशीष मतलब ये छोटे हुए इनसे, इसलिए इनको सहस्ने आशीष करके दिया हुआ है। तो तुम्हारा पत्र मिला बोल रहे हैं, मतलब जैसे सानी गुरुजी को इनको पत्र लिखना था इनको, तो इनको इनको पहले पत्र इनका मिला था। तो बोल रहे कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला। प्रथम सत्रांत परीक्षा में तुम प्रथम रही, मतलब उन्होंने जब पत्र लिखा था उनको, तो वहां उन्होंने बताया था कि आपका प्रथम सत्रांत परीक्षा जो हुई थी उसमें आप प्रथम रही। मतलब कौन प्रथम रही? सुमति प्रथम रही। यह पढ़कर बहुत खुशी हुई। जब उनको पत्र मिला, उन्होंने पढ़ा कि प्रथम सत्रांत परीक्षा में उनका प्रथम नंबर आया, तो बहुत खुशी हुई। बोले हमें यह पढ़कर पत्र में आपने लिखा था, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई। सुमति, लेकिन मुझे यह बताओ कि आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? देखो, पढ़ाई के साथ साथ हमने इसके पहले वाले लेसन में भी पढ़ा था बच्चों, खूब पढ़ो खूब खेलो। पढ़ाई के साथ साथ हमें स्वास्थ्य खेल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए थे, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के ऊपर भी हमारे ध्यान रहना चाहिए। तो गुरुजी पूछ रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है ना? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, विराम चिन्ह के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न चिन्ह लग गया बच्चों, मतलब वहां पूछा गया है कि कैसा है, अच्छा है ना, क्वेश्चन मार्क, मतलब अच्छा है कि नहीं, ये पूछा गया है। तो शब्दों और जब वाक्य हम पढ़ते हैं बच्चों, तो पढ़ते समय हमें विराम चिन्हों के ऊपर भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है। विराम चिन्ह ही वाक्य के अर्थ को बदल सकते हैं, बदल लेते हैं। इसलिए जहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पूछा गया प्रश्न पूछा है कि अच्छा है ना। हमारा शरीर निरोगी होना चाहिए। हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? निरोगी होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा शरीर बीमार है, रोगी है, तो हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। स्वस्थ स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक है, तो हमारा जो मन रहता है तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ रहता है। स्वस्थ होने के कारण हम आनंदित होते हैं, और पढ़ाई हो, कोई भी खेल हो, कोई भी काम हो,
उसको हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम बीमार है, हमारे को कुछ तकलीफ है अंदर से, या मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी प्रकार की भी तकलीफ हो, तो हम कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। हमें तकलीफ होती है वो काम करने में, हमारा ध्यान नहीं लगता, आनंद नहीं आता वो हमको काम करने में। इसलिए गुरुजी पूछ रहे हैं यहाँ सुमति को कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना? तो हमारा शरीर निरोगी होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, पढ़ाई तो करनी ही चाहिए ही, इसमें कोई शक नहीं। शक मतलब संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी ही है। हम बच्चे हैं, हमको पढ़ाई करना है, आप भी बच्चे हो, आपको पढ़ाई करना है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना है। अभी देखो वर्तमान में बच्चों, हम आप स्कूल में क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इसलिए नहीं पहुंच पा रहे ना कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। इसी के कारण हम स्कूलों में नहीं आ पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उस स्वास्थ्य को हमारे ठीक कर रखने के लिए, हम बीमार न हो, हमें कोई तकलीफ न हो, इसीलिए हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि अगर हमें पढ़ाई तो करनी ही है, अब स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, इसलिए हम घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो पढ़ाई के साधन है उनका उपयोग करके हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों करना पड़ रहा है? कि हमारा स्वास्थ्य के ऊपर, अगर हम स्कूल जाएंगे, इस वायरस के चपेट में आ जाएंगे, समस्या हो जाएगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। तो आपको इतनी बात अच्छी से समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, जिसमें पढ़ाई तो करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। लोकमान्य तिलक जी ने एक बार कहा था, देखो लोकमान्य तिलक, यहाँ नाम आके आप बोलोगे लोकमान्य तिलक कौन थे? लोकमान्य तिलक स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, स्वदेशी आंदोलन में सहभाग लिया इन्होंने। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने, जब अंग्रेजों का हमारे देश में राज करते थे, अंग्रेजों के गुलाम थे हम, उस समय के क्रांतिकारी थे लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने कहा था केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। तो पहले और अभी भी कुछ कुछ इस विद्यालयों में, बड़ी बड़ी कॉलेजों में हमें अपने प्राइमरी लेवल में छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती, लेकिन बड़े बड़े एजुकेशन लेवल पे 11वीं 12वीं बोलो या अपर क्लासेस में बोलो, छात्रवृत्ति मिलती है। मतलब गौर सरकार की ओर से छूट मिलती है, पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये पाने के लिए हमें हमारा जन्म नहीं हुआ है, ऐसा लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। उन्होंने अपने पत्र में सम्मिलित की है साने गुरु जी ने। परसों मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, परसों मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, मुझे इस बात का खेद है कि परीक्षा में कभी भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका। परसों मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, मुझे इस बात का खेद है कि परीक्षा में मैं कभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका। मतलब साने गुरु जी के मित्र थे, उन मित्र ने कहा उनसे कि मुझे इस बात का खेद है, दुख है कि मैं परीक्षा में कभी भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका। सुमति यहाँ प्रथम सत्रांत परीक्षा में प्रथम आई है, लेकिन इनके साने गुरु जी के एक मित्र है, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि परीक्षा में मैं कभी भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका। वह खुशी, वह आनंद मैं अपने पिताजी को कभी नहीं दे पाया। देखो प्रथम परीक्षा में प्रथम आने का आनंद बहुत होता है, क्योंकि हमारी जो मेहनत होती है, साल भर की मेहनत, हम जितना पढ़ाई करते हैं वो हमारे सामने दिखती है कि हमने अपने क्लास के सारे बच्चों से अधिक मार्क गुण प्राप्त किए हैं। तो सुमति को भी यहाँ खुशी थी कि उन्होंने प्रथम सत्रांत परीक्षा में प्रथम आए अपनी पूरी कक्षा में। तो उनको बहुत खुशी थी, और वो उनकी खुशी उनके जो माता पिता है उनको मिली थी। लेकिन साने गुरु जी के एक मित्र है, उन्होंने कहा साने गुरु जी से कि मुझे इस बात का हमेशा खेद रहेगा, बोलता है, कि परीक्षा में मैं कभी भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका। मतलब वो कभी प्रथम श्रेणी में आए ही नहीं, उनको दुख है इस बात का, और उनको खुशी नहीं मिल पाई
प्रथम श्रेणी में आने की जो आनंद मिलता है, और वही आनंद जो माता पिता को मिलता है, वो कभी वो अपने माता पिता को वो आनंद खुशी नहीं दे पाए। तो मैंने उससे कहा, मैंने मतलब गुरुजी ने, सानी गुरुजी ने उनसे कहा, देखो भाई, परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुए हो, सो तो है, पर जीवन की परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए हो, इसमें जरा भी शक नहीं है। देखो बच्चों, ध्यान दो यहाँ। जब उनके मित्र ने, सानी गुरुजी के मित्र ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कोई परीक्षा में प्रथम नहीं आया, अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आया, तो मुझे इस बात का बहुत खेद है, और मेरे माता पिता को भी मैं आनंद नहीं कर पाया, आनंदित नहीं कर पाया, और वो मुझे प्रथम आने की खुशी मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन गुरुजी उनको समझा रहे हैं फिर कि देखो भाई, परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं, प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुए, वो उत्तीर्ण मतलब पास, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुए, तो सो तो है, पर जीवन की परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए हो। देखो, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप पढ़ाई मत करो, परीक्षा में प्रथम ना आओ, परीक्षा में भी प्रथम आना है आपको, यहाँ बोलने का मतलब ये नहीं है। लेकिन परीक्षा में तो प्रथम सबको आना ही है, अच्छे गुण हासिल करना है, अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छी मेहनत करना है। लेकिन साथ साथ में हमारी जो जिंदगी है, जीवन है, हमको बच्चों देखो, पढ़ाई के साथ साथ हमें जीवन जीना पड़ता है। और जो हम अपने स्कूल जिंदगी में, विद्यालय की जिंदगी में ज्ञान प्राप्त करते हैं, या जो शिक्षा में प्राप्त होती है, उस शिक्षा का उपयोग करके, उस वहाँ की अच्छी अच्छी चीजें, गुणों का उपयोग करके हमें जीवन जीना पड़ता है। और वही चीजें, वही शिक्षा, वही वहाँ के गुण हमें अच्छे जीवन जीने की कौशल देते हैं। हम समाज में जब जाते हैं, समाज के लोगों के साथ कैसे तालमेल बना के रखना, अपने व्यवहार कैसा रखना, बातें कैसे करना, ये सब चीजें हम पढ़ाई के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से हम सीखते रहते हैं। और वही हमारी परीक्षा है। अगर हम बहुत अभ्यास कर लिए, बहुत प्रथम आए, लेकिन हमें जिंदगी में जीवन जीने का कौशल नहीं मिल पाया, हम जिंदगी की परीक्षाएं में सफल नहीं हो पाए, तो हमें बहुत तकलीफ होगी। तो यहाँ वही बात बताना है हमको, उस सुमति को बता रहे पत्र के माध्यम से गुरुजी कि और उस अपने दोस्त को भी समझा रहे कि आपने अपनी विद्यालय की परीक्षाओं में प्रथम नहीं आए, लेकिन आपने अपना जीवन की परीक्षाएं बहुत अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए। मतलब उनकी जिंदगी की जो परीक्षाएं थी, जिसमें कठिन समय था हो या खुशी के पल हो या कोई भी समय हो, उन्होंने अच्छी तरह उसको संभाल के रखा, और उन जिंदगी की जीवन की परीक्षाओं में वो उन्होंने बहुत सफल रहे। इसमें जरा भी शक नहीं है, बोलते आपने अपनी जिंदगी की सारी परीक्षाएं बहुत व्यवस्थित और सही तरीके से आपने संभाले और उनको पूर्ण किए हो। सच कहूँ तो इसी में तुम्हारे पिताजी को भी खुशी होगी। देखो, हम परीक्षा में तो प्रथम नहीं आए, आप परीक्षा में प्रथम नहीं आए, ठीक है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह पास किया है, उत्तीर्ण हुए हैं जिंदगी की परीक्षाओं में, तो इस बात की खुशी अपने पिता को भी मिली है। ऐसा नहीं कि आपको खुशी नहीं मिली है, आपके पिता को खुशी नहीं मिली है। जब आपके बच्चे अच्छे होंगे, आप बच्चे अच्छे होंगे, तो माँ बाप को भी बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसा वो अपने मित्र को समझा रहे गुरुजी कि आपने जिंदगी की परीक्षाएं बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त की, इसलिए आपके पिताजी को भी इस बात की खुशी मिली है। तुम उदार स्वभाव वाले हो, तुम और तुम्हारे भाई एक साथ मिलजुल कर रहते हो। अभी देखो, इनकी जिंदगी के थोड़े थोड़े यहाँ पड़ाव को भी ने पत्र में लिखित लेखन किया है, और उनके स्वभाव को भी बताया, अपने मित्र के स्वभाव को बताया है यहाँ गुरुजी ने कि तुम उदार स्वभाव वाले हो। कैसा स्वभाव है इनका? उदार स्वभाव है। और तुम और तुम्हारे भाई एक साथ मिलजुल कर रहते हो। देखो, तुम और तुम्हारे भाई, मतलब इनके जो गुरु जी के मित्र थे, मित्र और इनके भाई मिलजुल कर रहते हैं। मतलब इनमें कभी झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार का बैर नहीं है। तो ये अपनी जिंदगी में देखो, अक्सर हम देखते हैं कि भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है। बड़े होने के बड़े, देखो छोटे बच्चे रहते हैं ना, भाई भाई का बड़ा प्यार, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वही भाई भाई में छोटी छोटी बातों को लेकर बैर रहता है। लेकिन इन जो इनके मित्र थे, उन्होंने, उनका स्वभाव भी उदार था, और उनको मिलजुल कर रहने की आदत थी, और अपने भाई
के साथ बहुत मिलजुल कर रहते थे, अच्छी तरह रहते थे, मतलब वो एक परीक्षा में सफल हो गए थे। ये बहुत अच्छी बात है। इस बात से भी तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते होंगे, और उनके पिता जो भाई भाई है बहुत अच्छे से रहते हैं, इस इन सब चीजों को देखकर उनके मित्र के पिता भी बहुत खुश होते होंगे। ऐसा गुरुजी ने पत्र में सुमति को समझा रहे हैं, जिंदगी की परीक्षाओं कैसी होती है, और जिंदगी की परीक्षाओं में सफल होने पर किसे किसे आनंद प्राप्त होता है, ये भी यहाँ बहुत अच्छी तरह बताया है। पढ़ाई, परीक्षा, अंक, इनका अपने आप में महत्व तो है ही। पढ़ाई करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, अंक मतलब गुण, मार्क, अच्छे अंक मार्क प्राप्त करना, परीक्षा में प्रथम आना, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सफलता की हमारी निशानी है कि हम पढ़ाई में कितने मेहनत कर रहे हैं, कितना अच्छी तरह परिश्रम कर रहे हैं। ये हमको परीक्षा में अंक प्राप्त होते तब दिखाई देता है। इनका अलग महत्व है, लेकिन सभी बातों में उचित मेल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, हमें अपनी जिंदगी की भी, जीवन की भी बातों में उचित मेल होना चाहिए। लेकिन हम एक तरफ हम बहुत होशियार है कक्षा में, लेकिन हम घर जाने के बाद में अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, माता पिता के साथ व्यवहार नहीं कर रहे, तो हमारी वो पढ़ाई का महत्व नहीं माना जाएगा फिर। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें व्यवहार कुशल होना चाहिए। घर जाने के बाद हमारी तारीफें होना चाहिए कि ये बच्चा पढ़ाई के साथ साथ घर में भी अच्छी तरह रहता है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, अपने छोटे बड़े भाइयों का आदर करता है, उनकी बातें मानता है, सही गलत का फैसला उचित तरीके से लेता है। तो ये सब बातें हमको अपनी जिंदगी में, जीवन में दिखाई देनी चाहिए। मात्र ये नहीं कि हम पढ़ाई करके बहुत होशियार हो गए, बहुत अच्छे बुद्धिमान बन गए, लेकिन हमारे जीवन में हम उनके जो आ, व्यवहार होते हैं, हमारी घटनाएं घटित होती है, जिंदगी होती है, जीवन में सफल भी होना चाहिए, अच्छी तरह मेल खानी चाहिए। सभी बातों का उचित मेल होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। नहीं तो हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत बुरा है, तो हमें सब बोलेंगे बहुत होशियार तो है, लेकिन अच्छा नहीं है, इसको बातें करने का तरीका नहीं है, किसी के साथ सम्मान से बात नहीं करता, किसी के साथ अच्छे से नहीं रह पाता। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा गुरुजी हमको बता रहे हैं। एक अंग्रेजी कहावत है, अनुपातबद्धता कला की आत्मा है। अनुपातबद्धता कला की कला की आत्मा है। देखो, अनुपात मतलब एक एवरेज में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत ऊपर और बहुत नीचे, लेकिन इसको बनाए रखना कला है। बुद्धिमत्ता और व्यवहार सबको बैलेंस बनाए रखना, अनुपात रखना, एवरेज रखना, उचित अनुपात में रखना एक कला की आत्मा है। सुमति, मैं चाहता हूं कि तुम यह कहावत हमेशा ध्यान रखो। अंग्रेजी की एक कहावत है, इसका रूपांतरण हिंदी में किया गया है। तो सुमति को बोलते हैं गुरुजी कि मैं चाहता हूं कि तुम यह कहावत हमेशा ध्यान रखो। इस कहावत को हमेशा आपको ध्यान रखना है। पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी बातें पर ध्यान देकर यदि तुम परीक्षा में प्रथम आओ तो बातें बने। देखो गुरुजी क्या बता रहे हैं कि सुमति, मैं चाहता हूं कि तुम यह कहावत हमेशा ध्यान रखो। पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी बातों पर ध्यान देकर यदि तुम परीक्षा में प्रथम आओ तो बात बने। मतलब सुमति होशियार तो है, लेकिन कुछ तो कमियां हैं इनमें, जिन्होंने अपने कुछ बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया है या ध्यान नहीं दे पा रहे। तो परीक्षा के अलावा हमको परीक्षा में तो ध्यान देना ही है, लेकिन और भी जो बातें हैं उनके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। और इन बातों को ध्यान देकर हमको, जब हम अगर परीक्षा में प्रथम आते हैं तो फिर तो और बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। माँ के कामों में हाथ बटाना, गुरुजी बता रहे हैं कि हमें परीक्षा में प्रथम तो आना ही है, लेकिन घर में भी हम छोटे होने पर हमें छोटे छोटे काम रहते हैं जो हम अपने माता पिता की, भाई, छोटे भाई बहनों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि आप माँ के कामों में हाथ बटाना, छोटे भाई बहन के साथ प्यार से रहना, खेलना, ये सारी बातें करते हुए पढ़ाई में आगे रहना बड़ी उपलब्धि है। देखो बच्चों, ये आपके लिए बताने, मतलब सुमति को बता रहे हैं, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि हम भी वैसे ही है, हमारा भी जीवन अभी वैसे ही है आपका, कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे घर में छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, माता पिता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की मदद भी करनी चाहिए। और
हमारे जो छोटे भाई बहन है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनसे भी प्यार से व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, और पढ़ाई भी करनी चाहिए साथ साथ में। तो इन सब बातों का तालमेल बना के हमको, जब हम परीक्षा में प्रथम आते हैं, उपलब्धि प्राप्त होती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब हमें, हमारी जो उपलब्धि है, हमें जो मिला है, वो बहुत कुछ अच्छा मिला है। मतलब हम अपने जीवन में भी अच्छी तरह से व्यवहार कर पा रहे हैं, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। हमारे भाई बहन भी हमारे साथ बहुत प्रेम से रह रहे हैं, हमारे माता पिता भी हमारे साथ खुशी से व्यवहार कर रहे हैं। तो और स्कूल में हम प्रथम हैं, इसलिए हमारे स्कूल के दोस्त भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। हमारे स्कूल के शिक्षक है, टीचर्स है, ये भी हमारे साथ सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। देखो बच्चों, हम अगर कक्षा में अच्छे से व्यवहार करते हैं, पढ़ाई में भी होशियार है, तो अपने शिक्षकों की और अपने टीचर्स के, गुरु जी के नजरों में हम बहुत अच्छे बने हुए रहते हैं। तो सुमति को यही समझा रहे हैं, पत्र के माध्यम से पत्र लिखा है उन्होंने, गुरु जी ने, और सुमति को बता रहे हैं कि जिंदगी में हमें बहुत सारी बातों का भी अनुपात बनाए रखना है, तालमेल बनाए रखना है। और अगर इन सब चीजों को तालमेल बनाकर हम परीक्षा में आगे, पढ़ाई में आगे आते हैं, तो हमारी इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है, हम बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। यह भी लिखा है कि तुमने हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी है। यह भी लिखा है कि तुमने हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी है, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे बताओ, क्या तुम हिंदी में बातचीत कर सकती हो? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है पीछे, देखो बच्चों। तुमने हिंदी की परीक्षाएं दी है, इसने मतलब सुमति ने हिंदी की परीक्षाएं दी है, ऐसा उन्होंने पहले पत्र में लिखा था गुरु जी को। बोलते कि आपने हिंदी की बहुत सारी परीक्षाएं दी है, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बताओ, क्या तुम हिंदी में बातचीत कर सकती हो? गुरुजी पूछ रहे सुमति से कि आपने परीक्षाएं तो बहुत दी, लेकिन आप हिंदी में बातचीत कर सकती हो ना? बहुत वर्ष पहले मैंने भी तुम्हारी ही तरह हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी थी, लेकिन आज भी मैं हिंदी में ठीक से बातचीत नहीं कर पाता। सानी गुरुजी मराठी में लिखते थे, मराठी में ही पत्र लिखे उन्होंने, लेकिन इसका अनुवाद किया है। तो उन्होंने मराठी की बात बता रहे अपने हिंदी विषय के बारे में, कि आपने जब पत्र लिखा था, उसमें लिखा था, सुमति ने पत्र लिखा था गुरुजी से, उसमें लिखा था कि हिंदी की कुछ परीक्षाएं आपने दी थी, ऐसा आपने पत्र में लिखा। लेकिन बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बताओ, मतलब पूछ रहे उनसे कि आपको हिंदी में बातचीत करते आती है ना? बात कर सकते हो ना? क्योंकि वो मराठी थे, मराठी में बोलना आता था उनको, मराठी सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान था गुरुजी को भी और सुमति को भी। लेकिन सुमति बोली कि मैंने हिंदी की परीक्षाएं दी, और हिंदी में बातचीत करना आना चाहिए। तो गुरुजी बता रहे हैं कि बहुत वर्ष पहले मैंने भी तुम्हारी तरह हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी, लेकिन आज भी मैं हिंदी में ठीक से बातचीत नहीं कर पाता। मतलब गुरुजी को भी हिंदी में बातचीत करना अच्छी तरह नहीं आ पाता था। तो बोलते हैं कि परीक्षा के साथ साथ हमें उस विषय में, उस भाषा में हमको बोलना भी आना चाहिए। देखो, आज हम हिंदी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के साथ साथ हमारे कक्षा में देखो इंग्लिश है, मराठी है, दो लैंग्वेज और है। तो उन मराठी लैंग्वेज भाषा को भी हमें बोलते आना चाहिए, अच्छे से पढ़ पाते हैं हम, मराठी अच्छी तरह पढ़ पाते हैं, लेकिन उसको हमें एक दूसरे के साथ बात करते आनी चाहिए। इंग्लिश पढ़ते हैं हम, इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं कक्षा में, तो हमें इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ हमें वो बोलते भी आना चाहिए। संचार का माध्यम है भाषा। भाषा क्यों बनी है बच्चों? कि हम अपने विचार एक दूसरे को बता सके। जैसे मुझे हिंदी आती है, आपको मराठी आ रही है, हम आपस में मिले, मुझे बिल्कुल मराठी नहीं आ रही और आपको बिल्कुल हिंदी नहीं आ रही, तो हमारे जो संवाद हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा अच्छी तरह। तो हमें भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, बहुत सारी भाषाएं हमको आनी चाहिए, और इसलिए हमें भाषा सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ गुरुजी वही बता रहे हैं कि हमें भाषा, हिंदी भाषा की परीक्षाएं तो उत्तीर्ण करते हैं हम। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसमें बहुत अच्छे मार्क प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मराठी, जैसे सब हम हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, मराठी का पेपर में हम बहुत अच्छी मार्क में ले रहे हैं, 80, 90, 100 तक मार ले, 100 में से। लेकिन वो 100 मार्क के साथ साथ हमको वो मराठी भाषा में हमको
क्या आना चाहिए, बातचीत भी करते आना चाहिए। बातें करेंगे मराठी भाषा, मराठी लोगों से संवाद कर पाएंगे, हम मराठी बोलने वालों से अच्छी तरह संपर्क में आएंगे, तो हम वो भाषा भी बहुत अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो यहाँ ये बताने का इनका उद्देश्य यही है कि परीक्षाएं पास करना और परीक्षा के साथ साथ उसको अपने जीवन में उस भाषा को आत्मसात करना, उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करना और उस भाषा से बातचीत करना भी बहुत आवश्यक है। यहाँ वही बताने का मतलब है। इसलिए तो हम एक ही कक्षा में दो तीन भाषा एक साथ सीखते हैं, ताकि हमको ये भाषा के साथ साथ मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी भाषाएं हमको आनी चाहिए, ताकि हम आगे बढ़े। लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे हम, तो हमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे, और उन्हीं लोगों से संवाद करने के लिए, बातें करने के लिए हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी विषय में भी देखो बच्चों, आगे एक पार्ट आएगा जो पढ़ाएंगे हम, उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो भाषा के विषय में बताई गई, हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह कि हमें भाषाओं का ज्ञान क्यों होना चाहिए, और सब भाषाएं क्यों कैसे कैसे एक दूसरे से मिलती है, और हम कैसे संवाद स्थापित करते हैं। आगे एक पार्ट है, उसमें हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखो पत्र लिख रहे एक सानी गुरु जी है, उनके पिक्चर है आपके बाजू में, देखो कुछ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और पत्र गुरु जी लिख रहे हैं। वही पत्र हम आपको पढ़ के समझा के बता रहे हैं। गुरु जी द्वारा पत्र लिखा गया है सुमति को, ये पिक्चर है आपका। और उनको शायद गुरु जी को प्राणियों से भी बहुत प्रेम था। आसपास बिल्ली के बच्चे बैठे हुए है, बिल्ली बैठी हुई है। देखो पहले दवा से इंक भी दी हुई है, वहां इंक से लिखते थे ऐसे डुबा के। तो एक बार तो मेरी फजीहत हो गई थी, एक बार की बात बता रहे हैं गुरुजी, कि एक बार तो मेरी फजीहत ही हो गई थी। हुआ यूं कि मैं एक गांव गया था व्याख्यान देने, भाषण देने गए थे एक दूसरे गांव में। एक गांव गया था व्याख्यान देने। व्याख्यान के बाद कुछ लोग मेरे पास आए। वे वहां के राष्ट्रभाषा केंद्र के संचालक थे। व्याख्यान देने गए थे, भाषण देने गए थे किसी चीज विषय पर। तो उन्होंने वहां व्याख्यान दिया, भाषण दिए, और व्याख्यान के बाद कुछ लोग मेरे पास आए बोलते हैं, और वे वहां के राष्ट्रभाषा केंद्र के संचालक थे। एक राष्ट्रभाषा केंद्र था जहाँ वो भाषण देने गए थे, वहां के वे संचालक थे। उन्होंने मुझसे कहा, कृपया आप हमारे केंद्र में आइए, वहां भी एक व्याख्यान दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि आप हमारे केंद्र में आइए और वहां भी एक अपना अच्छा सा भाषण दीजिए, व्याख्यान दीजिए, ऐसा उन्होंने संचालकों ने कहा। कि राष्ट्रभाषा केंद्र के वो व्यक्ति थे, उनको उनका भाषण बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके विचार पसंद आए गुरु जी के। तो उन्होंने कहा कि कृपया आप हमारे केंद्र में आइए और हमारे केंद्र में भी ऐसा एक अच्छा सा भाषण दीजिए, व्याख्यान दीजिए। आगे देखो, मैंने बहुत आनाकानी की, टाल मटोल किया, पर आखिर मुझे जाना ही पड़ा। गुरुजी ने आनाकानी की है, आगे पीछे सोचा कैसे करूं, नहीं जाऊं ना जाऊं, टाल मटोल किया, बहाने बताए कि नहीं 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 जम पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, मुझे काम है। तो मतलब बहुत सारी उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। पर उन्होंने इतना उनको प्रोत्साहित किया या बताया, समझाया कि आपका भाषण बहुत अच्छा है, व्याख्यान से बहुत हमें अच्छा लगा, आपको आना ही पड़ेगा। तो आखिर गुरुजी मान गए और वहां जाने के लिए तैयार हो गए और गए। मैंने 5 ही मिनट व्याख्यान दिया, बहुत परेशानी हुई। ऐन मौके पर एक संत का एक पद मुझे याद आया, बस उसी पद के सहारे मैंने काम चलाया। अपना एक घटना बता रहे गुरु जी अपने जीवन की, कि संचालक लोगों के कहने पर मैंने एक व्याख्यान देने के लिए तैयार हुआ। 5 ही मिनट व्याख्यान दिया गुरु जी ने, लेकिन उनको बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उनको उस भाषा का अच्छी तरह, हिंदी भाषा का ज्ञान ज्ञान तो था, लेकिन बातचीत नहीं कर पाते थे, इसलिए वो अपने विचार आगे प्रकट नहीं कर पाते थे। जैसे हमें जो भाषा का ज्ञान रहता है, तो उस भाषा में हम अपने विचार बहुत अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं। लेकिन हमें किसी और भाषा का ज्ञान नहीं है, हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम उसमें उसमें उस भाषा में हमको बहुत अच्छा कर पाना बहुत तकलीफदायक होता है। तो उनको भी यहाँ बहुत परेशानी हुई।
तो ऐसे समय उनको एक संत का पद मुझे याद आया, बोलते हैं बस मैंने उस पद के सहारे ही वो व्याख्यान दिया। दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है। हाँ, पद उनको याद आ गया कि दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है। मतलब संत जी ने, किसी संत ने कहा है कि किसी का दिल हमें दुखाने नहीं चाहिए, यह तो खुदा की मस्जिद है। जैसे खुदा की मस्जिद होती है तो मस्जिद को दुखी नहीं कर सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसे तकलीफ नहीं दे सकते, वैसे ही हमको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। संत की बातें हमें याद रखनी चाहिए। दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है। सचमुच ऐसा गुरु जी कह रहे हैं कि सचमुच सुमति संत ने कितनी अच्छी बात कही है। हृदय रूपी मस्जिद, हमारे शरीर में हृदय है, दिल है, उस हृदय रूपी मस्जिद को हमें, किसी का हृदय मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है कि बाहरी मस्जिद या मंदिर को अगर किसी ने, बाहरी मस्जिद है या मंदिर है, हानि पहुंचाई तो लोग दंगा फसाद करते हैं। इस पर हृदय रूपी मस्जिद मंदिर को बार बार चोट पहुंचाने के बावजूद हम कुछ नहीं करते। मतलब दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है, ऐसा किसी संत ने कहा है। तो इसका मतलब भी वही है, बहुत बड़ा अर्थ है इसका, कि हम अगर कोई मंदिर तोड़ने गया या मस्जिद तोड़ने गया तो हो इसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा दंगा फसाद होता है कि हमने उस मस्जिद को तोड़ी गई, पूरे समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों का आक्रोश बढ़ जाते हैं, दंगे फसादे हो जाते हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो जाती है मंदिर और मस्जिद के बारे में। वर्तमान में आपने तो न्यूज देखे होंगे, एक फैसला हुआ, बहुत बड़ी बातें हो जाती है, धार्मिक धर्म का एक बड़ा पवंडर मच जाता है। लेकिन हम, हमारे दिलों में, हमें हृदय रूपी, हृदय में भी एक मस्जिद है, मंदिर है, हमारा हृदय भी एक मंदिर है, मस्जिद है। लेकिन इसको अगर कोई तोड़ता है या कोई चोट पहुंचाता है तो भी इसका हम कुछ नहीं करते। कोई देखता नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई दंगा नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता। इसीलिए हमें भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो हृदय है, दिल है, ये भी एक मंदिर है, मस्जिद है, इसको भी तोड़ना नहीं चाहिए। ये भी एक गुनाह है। हमें किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना, दुखी करना हृदय से, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। हम व्यवहार कुशल नहीं माने जाएंगे कि हमारे बातों से या हमारे कार्यों से किसी का दिल दुखता है, किसी का दिल को ठोस ठेस पहुंचती है, तो भी वह भी एक मंदिर और मस्जिद तोड़ने के तरह हो जाता है। तो हमें बच्चों, हमारे जिंदगी में भी हमें ध्यान रखना बच्चों, कि कभी भी किसी का हमारे व्यवहार से या हमारे वचनों से, हमारे कथनों से, हमारे बातों से दिल नहीं दुखना चाहिए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारा जो दिल है वो एक कैसा है, मस्जिद की तरह है, मंदिर की तरह है, जहाँ भगवान बसते हैं, ईश्वर रहते हैं। इसीलिए उन संतों ने कहा है कि दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है। ये दो लाइनें आप उन संत की याद रखना जिंदगी में, कि दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है। बस इतनी बातें याद रखना, तो आपको याद रहेगा कि हम जो दुखा दुखी करने वाला व्यवहार कर रहे हैं या दुखी करने वाली बातें कर रहे हैं, तो उससे हम दूर रहेंगे। ये बात हमारे दिमाग में फिट कर लो कि दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है। तो व्याख्यान दे रहे हैं गुरु जी, उस समय उनको परेशानी हो रही थी बातें करने में, उनका तकलीफ हो रही थी, तब उनको एक संत की वाणी याद आ गई, उद्देश्य संदेश याद आ गया। तो उन्होंने उसी संदेश का सहारा लिया और 5 मिनट का उन्होंने व्याख्यान पूरा किया और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताया कि दिल और जो हमारा हृदय रूपी मस्जिद है, मंदिर है, उसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी के भी दिल को ठेस मत पहुंचाओ। हम हिंदी क्या सीखे? दिलों को जोड़ने के लिए, एकता के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, एकता के लिए सिर्फ हिंदी की परीक्षाएं देना काफी नहीं है, दिलों को जोड़ना भी जरूरी है। देखो, हमने पत्र के पहले ही हमारे पाठ का नाम क्या था बच्चों? दिलों को जोड़ना। तो हिंदी भाषा
गुरुजी मराठी भाषा में पत्र लिखे थे और सुमति हिंदी भाषा की परीक्षाएं दे रही थी, तो उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें सिर्फ परीक्षाएं नहीं देना हिंदी की, तो हमें हिंदी की भाषा में निपुण होना है और बातें करना है। और हिंदी यह सिर्फ भाषा नहीं, तो पूरे भारत में बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा है हमारी, जिससे हम एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। और भाषा क्या होती है, दिलों को जोड़ने वाली हो जाती है। जब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हमको पता मालूम पड़ेगा कि भाषा से कैसा व्यवहार होता है। जैसे देखो बच्चों, हम कभी हम कभी बाहर चले जाते हैं, हम दूसरे क्षेत्र में चले गए, जैसे अब हम साउथ में चले गए, साउथ में हिंदी नहीं बोली जाती उतनी, वहाँ सब कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं बोली जाएगी। और उस भाषा क्षेत्र में हमें अगर कोई हम हिंदी वाले हैं और हम वहां पहुंचे और हमारे साथ कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया, तो हमें कितनी खुशी होगी कि बाबा, कोई तो हमें बोला हिंदी बोलने वाला मिला। जो मतलब एक हिंदी यह एकता का प्रतीक है। हिंदी यह भाषा हमें एकता दिखाती है, इसलिए और हिंदी दिलों को भी जोड़ती है एक दूसरे के। तो भाषा से हमें प्रेम रहता है, अपनी भाषा पे सबको गर्व होता है। तो हमें अपनी भाषा में निपुण होना चाहिए, अपनी भाषा का ज्ञान हमें होना चाहिए। ऐसी बातें सुमति को दिलों की। तो हमें सिर्फ आप मराठी में अच्छी भाषा, अच्छा आपको ज्ञान है, लेकिन अगर हिंदी भाषा आप नहीं सीख पा रहे हैं, हिंदी भाषा में बातचीत नहीं कर पा रहे, तो हमें सीखना है ये भाषा। क्योंकि हिंदी भाषा दिलों को जोड़ने वाली भाषा है। इतना उन्होंने पत्र में लिखा और कहा, अब रुकता हूँ, मेरे आसपास बिल्ली के छोटे छोटे बिलोटे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने अभी आगे वाले पिक्चर में दिखाया था ना, ये देखो एक पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखो। जब पत्र लिख रहे थे तब वो जो बिल्ली गड़बड़ कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, इस पिक्चर में दिख रहा है आपको बच्चों। तो वो बता रहे हैं गुरुजी कि मेरे पत्र में लास्ट में लिख रहा है, अंतिम पड़ाव चल रहा है पत्र का, अब रुकता हूँ, मेरे आसपास बिल्ली के छोटे छोटे बिलोटे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बिलोटे स्याही की दवात पर भी झपट पड़े, अतः पत्र को विराम दे रहा हूँ। तुम्हारा अन्ना। अन्ना भाई, मूल मराठी पत्र है ये, साने गुरुजी ने लिखा है मराठी पत्र अपने सुमति को। और मैंने पहले ही बताया कि इसका अनुवाद किसने किया है, भाषांतरण किसने किया है मराठी से हिंदी में, तो प्रकाश बोकिल। याद रखिए बच्चों कि साने गुरुजी इनका पत्र है सुमति के नाम, उसी को मराठी से जैसे का वैसा हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, अनुवाद हुआ है प्रकाश प्रकाश बोकिल इनके द्वारा। तो आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमने शुरुआत से थोड़ा सारांश स्वरूप इसको समझ लेते हैं कि पत्र में गुरुजी ने क्या क्या बातें हमको बताई है। सबसे पहले तो सुमति ने इस पत्र में पत्र लिखा था गुरुजी को, तो उन्होंने छोटी है उनसे इसलिए प्रिय सुमिति, सहस्ने आशीष, मतलब आशीष दे रहे हैं उनको, कृपा दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, आशीष प्यार भरा। कि पत्र पढ़े होंगे, गुरुजी को पत्र लिखे होंगे सुमति जी ने, तो उन्होंने बताया था कि प्रथम सत्रांत परीक्षा में उनका प्रथम आया है। लेकिन गुरुजी उनको समझा रहे हैं कि हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए, शरीर हमारा तंदुरुस्त रहना चाहिए, ताकतवर रहना चाहिए, ताकि हम बहुत कुछ कर सके। हाँ, लोकमान्य तिलक की बातें उन्होंने उनको समझाई थी कि केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, तो हमें उसके साथ साथ हमें बहुत सारे पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत सारे और काम भी प्राप्त करने हैं। व्यवहार जीवन में तालमेल माना बनाए के रखना है कि और जिंदगी परीक्षा उत्तीर्ण करना ही हमारा मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परीक्षा में प्रथम आना। तो हमें उन परीक्षाओं के साथ साथ अपनी जो जीवन की जिंदगी की परीक्षा है उनको में भी सफल आना है। और उन्होंने एक अपने मित्र का भी उदाहरण दिया यहाँ सुमति को समझाने के लिए, पत्र में सब सारी बातें लिखी उन्होंने कि मेरे मित्र ने मुझे परसों ही मिले और उन्होंने कहा कि मैं इस बात से हमेशा दुखी हूँ या मुझे खेद है कि मैं अपनी जिंदगी की जितनी मतलब परीक्षा थी, पढ़ाई की परीक्षा थी,
मैं कभी प्रथम नहीं आया, तो मुझे बहुत दुख है बोलते हैं। और मैं इस व्यवहार से मतलब मैं प्रथम नहीं आ पाया, इसीलिए मैं अपने माता पिता को भी खुश नहीं कर पाया, मेरे माता पिता भी खुश न हो पाए। इस बात का मुझे खेद है बोलते हैं। लेकिन गुरुजी उनको समझाए उन्होंने, और उसी पत्र में लिखा है अपने मित्र का वृत्तांत उन्होंने, कि मैंने उनको बताया कि आप भले परीक्षा में प्रथम नहीं आ पाए, लेकिन आपने अपने जिंदगी में की परीक्षाएं बहुत अच्छी तरह से उत्तीर्ण किए, पास हुए हो, और जिंदगी अच्छी तरह जी रहे हो। आपका अपने भाई के साथ भी आपका व्यवहार उदार है, आप भाई भाई मिलजुल कर रहते हो, तो आपके पिता को इससे बड़ी और खुशी कोई नहीं हो सकती। आप भले ही परीक्षा में प्रथम नहीं आए, चलेगा, ये तो खेद है ही, वो तो है ही बात, लेकिन आपने जो जिंदगी की जो बहुत अहम भूमिकाएं है बहुत अच्छी तरह निभाए हैं, बहुत अच्छी तरह आप कर रहे हैं, इसलिए आपके पिता को भी इसमें खुशी होगी। तो यही बात हमको पत्र के माध्यम से, ये पत्र हमको क्यों पढ़ना है बच्चों? तो हमें इन पत्र से हमें सीखना है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें जिंदगी के भी जो परीक्षाएं है, पड़ाव है, उनमें भी पास होना है, उनमें फेल नहीं होना है। हमें अपने माता पिता, छोटे भाई बहन, इनकी मदद करनी है, प्यार से रहना है छोटे भाई बहनों के साथ, बड़ों का सम्मान करना है, और हमें गलत काम नहीं करना है। ये सब चीजें हमने इस पाठ में सुमति को जो समझा रहे हैं वही बात हमने अच्छी तरह जीवन जीने का कौशल हमें हासिल होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने भाषा के बारे में लिखे इस पत्र में गुरुजी ने सुमति को, कि हिंदी भाषा की तो आप परीक्षाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उस भाषा की भी जानकारी के साथ साथ वो भाषा हमें बोलती आनी चाहिए, बातचीत करती आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी में हमें बातचीत करते आएगी तो हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हिंदी यह दिलों को जोड़ने वाली भाषा है, ऐसा गुरुजी ने बताया हमको। और भी बात बताए कि उन्होंने एक तो अपना उदाहरण दिया है इस पाठ में, इस पत्र में लिखा है कि मुझे एक बार मैं जब व्याख्यान देने गया था तो केंद्र संचालक द्वारा व्याख्यान देने के लिए कहा। मैं तो उसमें टाल मटोल की, आनाकानी की, मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वहां जाना पड़ा, और 5 मिनट का जो भाषण था मैंने पूर्ण किया, लेकिन मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मुझे उस समय वो बातें सब बातचीत करने में तकलीफ हो रही थी। तब उनको एक संत की वाणी याद आ गई। दिल, कौन सी वाणी थी बच्चों, आपको याद रखने बोला था मैंने, कि दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है। ये बात याद रखना। इस बात को याद रखोगे तो हम जो कक्षा में व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, वो सब बातें नहीं होगी। और हमारी जिंदगी में भी हम जब कुछ परीक्षाएं पड़ाव आपके पास आएंगे, उस समय भी हमको ये वाणी याद रखना है, संदेश याद रखना है, पद याद रखना है, तो कुछ बुरा नहीं होगा। हम और अपनी जिंदगी के जो पड़ाव है, परीक्षाएं है, उनमें जरूर पास हो जाएंगे। ऐसा इस पत्र के माध्यम से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमको सीखनी पड़ी। दूसरी बात और बहुत बड़ी बात यहाँ सीखने मिली इस पद के माध्यम से, कि हमारे हृदय में, हमारे दिल में मंदिर है, मस्जिद है, खुदा का वास है, आत्मा रहती है हमारी। हमारा दिल दुखाने, हमारे व्यवहार से किसी और का दिल नहीं दुखना चाहिए, उनके हृदय रूपी दिल को, हृदय को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा इस पाठ में हमें सानी गुरु जी के पत्र द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिली। और अंतिम में साने गुरु जी ने पत्र को विराम दिया, और उन्होंने लिखा कि मेरे आसपास कुछ बिल्ली के बिलौटे हैं, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, बिलौटे बोले है, वो गड़बड़ कर रहे हैं बोले, और स्याही से लिखते थे उस समय, अभी हम ऐसे लिखते, पेन से लिखते, उस समय स्याही की पेन रहती, स्याही से दवात में डुबाते थे और लेखन कार्य करते थे। बोल रहे गुरुजी कि उसको, बिल्ली को बिलौटे उछल कूद कर रहे तो कहीं वो स्याही न गिरा दे और मेरा लिखा हुआ पत्र खराब न हो जाए, तो मैं अपने पत्र को यहाँ विराम दे रहा हूँ। तो देखो लास्ट में लिखते हैं, जो पत्र लिखता है ना, उसका भी नाम रहता है कि किसने किस पत्र लिखा है। तो ये अन्ना, तुम्हारा अन्ना। तो गुरुजी निशाने गुरुजी थे, बहुत अच्छे ज्ञानी गुरुजी थे, जिन्होंने हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई बच्चों। आगे हम कुछ प्रश्न है उनको, पिक्चर है देखो। गुरुजी अध्यापन का कार्य करते थे, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको
शिक्षा दे रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं या शायद व्याख्यान दे रहे हैं, तो उसी समय वो उन्हें को संत की वाणी याद आ गई और उसी व्याख्यान में उन्होंने वाणी उस पद के माध्यम से 5 मिनट का अपना भाषण दिए। कुछ ऐसे शब्द है जो हमारे पाठ को सरल बनाते हैं, भाषा को सरल बनाते हैं, हमको उस भाषा की और अच्छी जानकारी देते हैं। जैसे प्रथम, इसका हम पहला पहला भी बोल सकते हैं कि सुमति प्रथम सत्रांत की परीक्षा में प्रथम आई थी, मतलब पहला नंबर आया था उनका। आशीष, कृपा, स्वास्थ्य है, सेहत की गुरुजी ने पूछे थे उस समय, स्वास्थ्य शब्द का उपयोग हुआ था बच्चों कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना, ऐसा उन्होंने पूछा था गुरुजी ने। तो स्वास्थ्य मतलब सेहत, हमारा सेहत अच्छी होनी चाहिए। हमने बताया था आपको पढ़ाते समय, उस समय स्पष्टीकरण करते समय कि अगर हम हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है तो हमको कोई भी काम करना हो, पढ़ाई करनी हो, कोई काम करना हो, मतलब हम आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमें वो बहुत काम सरल लगता है और उस काम में हमारा मन लगता है। लेकिन अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम बीमार है, तो हमारा उस काम में मन नहीं लगता, हमें उसमें परेशानी होती है, तकलीफ होती है। शक, संदेह शब्द का उपयोग हुआ है इस पाठ में। शक 2 बार इस पाठ का कि उनमें व्यवहार में उनकी जिंदगी में बहुत परीक्षाएं उत्तीर्ण की, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। ऐसा गुरुजी ने अपने मित्र के बारे में कहा था कि आप अपने जिंदगी का पड़ाव में उत्तीर्ण हुए हो, सफल हुए हो, परीक्षाएं पास किए हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। 5वां है निरोगी, बिना बीमारी वाला, निरोगी जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। खेद, दुख, परेशानी, कोई खेद नहीं है बोला था मुझे, उनको खेद था उनके जिंदगी की जो परीक्षाएं थी अपनी स्कूल की, कि उस परीक्षाओं में वो प्रथम नहीं आए थे, तो इस बात का उनको खेद था, दुख था। तो ये समानार्थी शब्द आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इस पाठ का नाम लिखकर इन समानार्थी शब्द को अपनी कॉपी में, हिंदी के नोटबुक में लिख के रखिए। अब हम कुछ आपको चित्र दिखाएंगे और हम उस चित्रों पर भी चर्चा करेंगे। अपनी जिम्मेदारी से जुड़े हुए चित्र है, जिनमें आपको चित्र देखना है अच्छी तरह ध्यान से, और उन चित्रों से हमारी जिम्मेदारी क्या है हम उनको समझने वाले बच्चों। देखो पहला चित्र है एक, ये शायद ट्रेन का पिक्चर है या कोई क्लासरूम है, कहीं तो भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग कुछ पॉपकॉर्न या कुछ तो ऐसी चीजें खा रहे हैं, नीचे कचरा फेंकते जा रहे हैं, केले का चित्र है, केला खाए है, केले का छिलका नीचे फेंका हुआ है, कुछ वो कचरा कागज के टुकड़े नीचे गिरे हुए हैं, शायद ट्रेन की खिड़की जैसे दिख रही, तो ट्रेन होना चाहिए। तो देखो यहाँ हमें यहाँ जिम्मेदारी क्या है, हमें हर जगह अपनी जिम्मेदारी का चाहिए। बड़े समझदार है और नहीं खा रहे वो कचरा वही फेंक रहे हैं। तो ये सार्वजनिक जगह है बच्चों, हमें सार्वजनिक जगह या फिर अपना घर भी हो, अपना स्कूल भी हो, स्कूल में भी देखो कभी कभी क्या करते बच्चे, कचरा उठाते, कचरा कागज पे फाड़ेंगे, अपनी नोटबुक को फाड़ेंगे, वही कचरा नीचे से धीरे से फेंक देंगे, पेंसिल चलेंगे उसका कचरा वहीं फेंक देंगे। तो ये सब हमको नहीं करना है, हमारी जिम्मेदारी है कि उस प्रकार की गलती हमें नहीं करना है, उस कचरे को डस्टबिन में डालना है। इनके पास भी खिड़की है, खिड़की के बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा है कि हमें क्या करना है। तो उस जो कचरा है, कूड़ा है, उसको कूड़ेदान में डालना चाहिए, हमें उस जगह पे नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा देखो जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला पिक्चर है बच्चों, एक लड़की की साइकिल है, इसमें हवा निकल गया टायर का, तो उसकी मदद करने के लिए एक लड़का उसमें हवा भर दे रहा है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि ये लड़की है, मुझे ताकत ज्यादा है, मुझे हवा भरते आती साइकिल में, तो मुझे इस साइकिल में हवा भर देना चाहिए। तो हमें इन चित्रों के माध्यम से जिम्मेदारी यह गुण सीखना है कि हमारे जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारी हम पर रहती है, उन जिम्मेदारियों का एहसास और जिम्मेदारी से हमें काम करना चाहिए। अभी देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है,
मुंह में कुछ खाए हैं महाशय और बीच सड़क पर थूके जा रहे हैं। अभी तो देखो थूकना मना है, कहीं भी थूक वर्जित है। जो थूकेगा तो बीमारी फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा, हम बीमार हो सकते हैं, गंदगी फैलती है। तो लड़की उनको बता रही है कि आपका रोड पर थूकना उचित नहीं है, इतनी साफ सुथरी जगह है और उसको आप गंदा करे हो। वो लड़की उनको जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही है, छोटी लड़की है लेकिन वो बड़े व्यक्ति को समझा रही है कि आपके द्वारा जो किया हुआ काम है वो उचित नहीं है, आप गंदगी कर रहे हैं, आप समाज के सार्वजनिक स्थल को गंदा कर रहे हैं। और सबके जिंदगी में भी स्वच्छता रहनी चाहिए और उस स्वच्छता का ये पालन नहीं कर रहे महाशय। तो हमें इन सब चीजों को अपने सामने होते नहीं होती है तो उनको समझाना है, हमें बोलना है। जब आप छोटे हो और बड़ों को इन जो बड़े हरकतें गंदी गली गलत हरकतें करते हैं उस समय अगर आप समझा दिए उनको तो वो बात हमेशा याद रहेगी कि एक छोटी सी बच्ची ने भी मुझे बताया था कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। तो आपके भी सामने अगर आप कभी ऐसा हुआ बच्चों तो आप भी उसको समझा दीजिए, बता दीजिए कि आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो उन व्यक्तियों को भी हमेशा याद रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, हमें ये करना नहीं चाहिए। अभी देखो उसके जस्ट नीचे वाला पिक्चर है, उसमें बैंड पार्टी है, कुछ ढोल और शहनाई बजाते हुए पार्टी चलते जा रही है और उसके रोड के जस्ट बाजू में देखो एक सिंबल लगा हुआ है कि यहाँ शोर नहीं करना है, ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है। तो इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है बच्चों इस समय, कि इनकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि इन्होंने यहाँ सिंबल लगाए, चिन्ह लगाए, सूचना लिखी है। इसका अर्थ है कि यहाँ शोर नहीं होना चाहिए, शायद यहाँ स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकती है। तो इस जगह से शांति से जाना चाहिए, बिना शोर मचाए चलना चाहिए। तो यहाँ इनकी जिम्मेदारी है कि ये ढोल बजाने वाले, शहनाई बजाने वाले यहाँ चुपचाप गली से निकल जाए, यहाँ शोर ना करे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो हमारी जिम्मेदारी का एहसास हमें होता रहेगा। फिर इस पिक्चर में देखिए बच्चों, रोड पर एक कार खड़ी हुई है और एक छोटा सा बच्चा कुछ मांग रहा है रोड पर। तो उस समय खिलौने बेचने वाला रोड पर ही बेच रहा है, रोड पर गाड़ियां चलती रहती है। तो उस समय उन्होंने समझना चाहिए कि बच्चे हैं तो रोड पे गाड़ी स्लो हो जाना चाहिए, धीरे से चलाना चाहिए। और पहली बात तो रोड पे कोई भी सामान बेचनी नहीं चाहिए ताकि नुकसान, दुर्घटना हो जाए किसी प्रकार की। फिर उसके नीचे वाले पिक्चर में देखो एक लड़की है कुछ दीवार पे लिख रही है, कोई स्कूल की दीवार हो सकती है या कोई सार्वजनिक स्थल है या किसी का घर है, उसके ऊपर कुछ लिख रही है। तो एक लड़की है वो उनको समझा रही है कि हम ने यह दीवारों पर लिखना अच्छी बात नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बता रही है कि हमें स्वच्छता का पालन करना चाहिए। कहीं भी हम अगर लिखते हैं तो वो सही नहीं होता। तो इन सब पिक्चरों के माध्यम से हम जिम्मेदारी का हमें एहसास होना चाहिए और हमें भी हमारे व्यवहार में या हम जब कक्षा में हो, बाहर हो, तो इन सब चीजों से हमें जिम्मेदारी पूर्ण काम करना चाहिए। आगे कुछ देखो बच्चों का स्वाध्याय है, पढ़ो समझो और इसी प्रकार के अन्य समूहवाचक शब्द लिखना है आपको कहीं भी पुस्तक से ढूंढकर। इसके अलावा बहुत सारे समूहवाचक शब्द है। टिड्डियों का क्या होता है, दल होता है बच्चों। टिड्डियों का क्या होता है, दल बोलते टिड्डियों को। लताओं का कुंज, लता रहती है जो पेले रहते हैं उनको वो क्या बोलते हैं, कुंज बोलते हैं। और पर्वत, बहुत सारी पर्वत रहे हैं, पर्वत का समूह होता है उनको बोलते हैं श्रृंखला। तारों का पुंज होता है, जो तारे रहते हैं जो आकाश में दिखाई देते हैं हमें बहुत सारे, उनको बोलते हैं तारों का पुंज। पक्षियों का क्या होता है, झुंड होता है। गेहूं का ढेर, गेहूं का ढेर है, गेहूं का पुंज नहीं बोल सकते हम, उसको दल नहीं बोल सकते। तो गेहूं का क्या है, गेहूं रखा हुआ है एक जगह समझो, तो उसे बोलेंगे गेहूं का ढेर। और कागजों का पुलिंदा, जैसे बहुत सारे कागज एक साथ रखे हुए हैं तो उसको बोलेंगे हिंदी में समूहवाचक शब्द है ये पुलिंदा। ऊंटों का क्या होता है, काफिला। जब बहुत सारे ऊंट एक साथ रोड कहीं गुजर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे,
ऊंट का काफिला जा रहा है। ऊंट का झुंड बोलेंगे क्या? नहीं, तो ऊंट का क्या होगा? काफिला। नोटों की गड्डी, जब बहुत सारी नोट रहती है, एक गड्डी बनाई जाती है उसकी, नोट एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के, तो उसको नोटों का समूह नहीं बोलेंगे, नोटों का झुंड नहीं बोलेंगे, या नोटों का ढेर भी नहीं बोलेंगे, तो नोटों की क्या है? वो गड्डी है। नक्षत्रों का मंडल, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र है, उन नक्षत्रों को क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं। समूहवाचक शब्द यहाँ क्या है? मंडल। राज्यों का संघ, जैसे बहुत हमारे देश में राज्य है बहुत सारे, तो उन राज्यों को क्या बोलेंगे? संघ बोलेंगे। बहुत एक से अधिक राज्य है, उनके को समूहवाचक शब्द दिया गया है संघ। तो भारत देश में जितने भी राज्य हमारे, तो उन राज्यों के समूह नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? उनको संघ बोलेंगे। तो यहाँ समूहवाचक शब्द है बच्चों, कौन कौन से समूहवाचक शब्द है? हमने दल, झुंड, काफिला, कुंज, पुंज, मंडल, संघ। तो संघ किसका है? राज्यों का। मंडल किसका है? नक्षत्रों का। फिर पुंज है, कुंज है, दल है, दल किसका है? तो टिड्डियों का। पुंज किसका है? तो लताओं का। श्रृंखला किसकी होती है? पर्वतों की। और तारों का क्या? तारों एक साथ जब बहुत सारे तारे आते हैं उनको बोलते हैं तारों का पुंज। और ये बातें हमको बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर देना है, क्योंकि जब हमारी स्कॉलरशिप की परीक्षा होती है 5वीं की, उस समय यह एक प्रश्न आता है समूहवाचक शब्द वाला। तो हमें इनको जब उदाहरण के माध्यम से अगर इसको हम याद रखेंगे, तो हमें ये समूहवाचक शब्द अच्छी तरह याद रहेंगे बच्चों, कि कौन से शब्द समूहों के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखो बच्चों इन शब्दों को, कि स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि आपको इनको कॉपी में लिख कर याद रखना है। लेकिन इससे क्या होता है कि वो हमें याद रहता है। तो दल, झुंड, काफिला, कुंज, पुंज, मंडल, संघ, ये समूहवाचक शब्द है। इनको हमें किस जगह किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है वो याद रखना है, ताकि परीक्षा में आए तो हमें वो तुरंत क्लिक हो जाए हमारे दिमाग में, कि दल किसके लिए था, झुंड किसके लिए था, काफिला किसका होता है? तो ऊंटों का काफिला होता है। पर्वतों का क्या होता है? श्रृंखला होती है। तो ये सब हमें समूहवाचक शब्द, और भी समूहवाचक शब्द है जिनको आपको कॉपी में लिख कर याद करना है बच्चों। फिर ये आपका गृह कार्य है। आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आने के बाद में ये 5 प्रश्न है। इन पांचों प्रश्नों को उत्तर आपको कॉपी में लिखना है और अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करना है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में पत्र किसने किसे लिखा है? तो आपको याद होगा ये पत्र किसने लिखा है? सानी गुरुजी ने पत्र सुमति को लिखा है। याद रहेगा बच्चों। पत्र लेखक ने अपने मित्र से क्या कहा? ये भी याद होगा। ने इसको बहुत बार दोहराया था आपको, कि हमें परीक्षाओं में तो प्रथम नहीं आए इस बात का खेद तो होता ही है, लेकिन आपने जो अपनी जिंदगी की परीक्षाएं है उसमें उत्तीर्ण हुए हो, इसलिए इस बात की खुशी आपके पिता माता पिता को भी होगी और आपको भी होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने पत्र में अपने मित्र से कहा था। लेखक ने संत के कौन से पद से काम चलाया? जब गुरुजी को व्याख्यान देने वाली बात थी, मैंने बोला था कि आपको अपने इस पद बताया गया था, उस पद को यहाँ लिखना है, कि दिल किसी का मत दुखाना, यह तो खुदा की मस्जिद है। तो ये पद आपको याद रखना है, ये पद इसका उत्तर है। हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि हिंदी दिलों को जोड़ने वाली भाषा है, इसलिए हमें हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी हमें बोलते आना चाहिए और बातचीत करते आनी चाहिए। लेखक के आसपास कौन गड़बड़ कर रहे थे? इसका उत्तर आप जब देखे होंगे पिक्चर, इसमें तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इस लेखक के आसपास बिल्ली के बिलौटे, बिल्ली के बच्चे बिलौटे, ये भी याद रखना, बिल्ली के बिलौटे। तो बिलौटे उनके बच्चे, बिल्ली के बच्चों को बोलते बिलौटे। ये भी स्कॉलरशिप परीक्षा में प्रश्न आते हैं जिसमें प्राणियों के बच्चों को क्या बोला जाता है। तो बिल्लू के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बिलौटे थे, वो गड़बड़ कर रहे थे। तो इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आपको इन प्रश्नों को, उत्तरों को कॉपी में लिखना है।
और अपने सर को उत्तर लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आए। आपका गृह कार्य है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह समझा होगा। आपको ये पाठ अच्छी तरह गया वैसे आशा करता हूँ। और ये पाठ हमें बहुत कुछ सीखने वाला बातें बताए हमको सानिया गुरुजी ने इस पत्र के माध्यम से। सुमति की उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, और ये सब चीजें भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। और हमें भी अपनी जिंदगी की परीक्षाओं में सफल होना है, उत्तीर्ण होना है, और पढ़ाई की परीक्षाओं में प्रथम आना, उत्तीर्ण होना है। इसके साथ साथ हमें भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, ये दिलों को जोड़ने वाली भाषा है, संपर्क की भाषा है, जो एक दूसरे को संपर्क बनाए रखती है। इसलिए हिंदी भाषा में भी हमको निपुण होना है, ताकि हम हिंदी भाषा बोलकर लोगों के संपर्क में आ सके, लोगों से जुड़े हुए रह सके। तो आज का हम यहाँ लेसन समाप्त करते हैं बच्चों। हमने जो गृह कार्य दिया है, इस गृह कार्य ये आपके पुस्तक का स्वाध्याय का ही है, तो आप इसको हल कर लीजिए। और अब हम लेसन यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।